वेलकम टू साइंस सीकर्स क्लब। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, मैटर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, साइंटिफिक फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में एंड उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम 5 लॉज पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी साथ में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे एलिमेंट से हमारा कोई कंपाउंड बन रहा है, तो 5 बेसिक लॉज हैं जो फॉलो होने ही चाहिए। तो वो 5 बेसिक लॉज क्या क्या हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो मास होता है वो कंजर्व रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो टोटल मास होगा दैट हैज़ टू बी सेम। सो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ क्या कहता है कि कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by weight. It means कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उसी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे और इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कंपाउंड हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मिलके बना है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये वाटर हमने कहाँ से लिया है। ये वाटर हमको तालाब से मिला है, बारिश से मिला है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे एंड दे आर ऑल्सो इन सेम प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ कहता है कि इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, देन द masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। कब? जब H2 combines with 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वहीं हाइड्रोजन जब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म H2O2। अब यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट्स की बात की है इसमें कि 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहा है। एक कंपाउंड बन गया हमारा वाटर एंड दूसरा बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो According to this law, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element। अब इसमें से कौन से एलिमेंट का फिक्स्ड मास है? इसमें हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है। यहाँ पे भी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये बोल रहा है कि वो एलिमेंट जो फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन, इसके मासेस का जो रेशो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 16 gram of oxygen is combining with 2 gram of hydrogen to give H2O which is of 18 gram। और यहाँ पर 32 gram of oxygen combines with 2 gram of hydrogen। हाइड्रोजन का मास तो सेम है ना, gives H2O2 which is of 34 gram। तो ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन का मास है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 ग्राम और यहाँ पे 32 ग्राम। तो ये जो मासेस हैं ये आपस में होल नंबर होंगे। अब देखते हैं होल नंबर है क्या। हाँ है ना, ये 16 है, ये 32 मीन्स ये 1:2 के रेशो में है। तो ये स्मॉल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होंगे।
ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ दिया है गे-लुसाक्स ने, और ये लॉ जो है वो गैसेस से रिलेटेड है, और गैसेस के केस में हम मास में ना बात करके वॉल्यूम में बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गैसेस जब आपस में कंबाइन करती हैं किसी रिएक्शन में या किसी रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस्ड होती हैं, तो वो जो होंगी वो सिंपल रेशो में प्रोड्यूस होंगी या सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। सो दिस लॉ सेज when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. इसका एग्जाम्पल जैसे 100 ml of hydrogen combines with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapors। ठीक है, provided इन दोनों का temperature and pressure must be same. Now the next law is Avogadro's law. ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, और उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। इनफैक्ट एवोगैड्रोस फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स की बात की थी। तो चलिए अब बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो सबसे पुरानी एटॉमिक थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो मैटर होता है दैट कंसिस्ट इनडिविजिबल एटम्स एंड all the atoms of a given element have identical properties including mass. Atoms of different elements differ in mass, जो कि आज की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये दोनों चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट जो एटॉमिक थ्योरी बताती है वो है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, एंड द नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. अब हम बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि मैटर जो है, मैटर नहीं एटम। डाल्टन ने तो मैटर ही कहा था, लेकिन अगर हम एटम की भी बात करें तो आज के टाइम पे हमको पता है कि जो एटम है वो भी डिविजिबल होता है, और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो आज की डेट में नोन है। इसके अलावा ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आज के टाइम में हमको आइसोटोप्स पता है, जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसके अलावा हमको पता है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये एक सेम एलिमेंट के ही एटम्स हैं, लेकिन ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज़, इसमें तो मास को भी इंक्लूड किया था, लेकिन इसके मासेस तो अलग अलग हैं। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसको भी नहीं मानती है। इसके अलावा इसने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इन मास, कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। ये भी नहीं होता है, क्योंकि आइसोबार्स में क्या होता है, कोई दो एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट जिनका नंबर भी डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। एंड नेक्स्ट इज कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। वेल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो एटम है बेशक इसके कॉम्पोजिशन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, लेकिन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये जो एटम है यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जो रेशियो है जिसमें एटम्स यूनाइट करते हैं वो फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू तो हो सकती है, बट हमेशा सिंपल हो ये सही नहीं है। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि
एक केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है और जो एटम्स है वो नीदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। वेल ये भी गलत है क्योंकि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और हमने देखा है कि हैवी न्यूक्लियाई से कैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की न्यूक्लियाई डिराइव होती हैं। तो ये भी जो है पोस्टुलेट आज की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी फॉलो नहीं करती। इसके अलावा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एक और बात बोलती है कि जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है और यहीं से हमारी पॉपुलर इक्वेशन E=mc² डिराइव होती है, जिसको हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बनता है। तो किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक सम के इक्वल होगा। जैसे हाइड्रोजन, ये एक एटम है, लेकिन जब दो हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। और जो हाइड्रोजन है ये एक एटम है, इसके एटम का जो मास होगा वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा। तो मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बनता है उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो सेम एटम का मॉलिक्यूल था। अब मान लो देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन का एटॉमिक मास होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा प्लस एक और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा, वो टोटल जो हमारा मास निकलेगा वो हमारा होगा CO2 का मॉलिक्यूलर मास। ये तो बात हो गई मॉलिक्यूलर मास की। लेकिन अब आप बोलेंगे कि एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि किस एटम का कितना एटॉमिक मास है? आज के टाइम में किसी भी एटम का एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में तो ये टेक्निक नहीं थी। तो पहले, बहुत पहले तो हाइड्रोजन जो है उसके मास को रेफरेंस लिया जाता था। लेकिन उसके बाद आज के टाइम में भी जो हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं वो होता है कार्बन 12। कार्बन का वो वाला एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। इट मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जो 12 कार्बन का एक एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल्स टू 12 AMU के इक्वल, जहाँ पे AMU जो है वो एटॉमिक मास यूनिट है। और इसको कई बार U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा दिखाता है यूनिफाइड मास को। अब 12 AMU जो है वो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास है। अब यहाँ से अगर हमको 1 AMU कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, विच इज़ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब ये क्या होता है? अब जो कार्बन है, कार्बन उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे बनता है यहाँ पे न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड देन ऑर्बिटल्स, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बाहर 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? ये होगा हमारा 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, तो हम मास ऑफ 6 प्रोटॉन कर लेंगे एंड मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं उनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वी कैन राइट 12p, मास ऑफ 12 प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन का मास हमको पता है 1.66 इंटू 10⁻24 -24 ग्राम। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करने से वी कैन राइट
1 AMU is equals to 1 upon 12 into 12 into 1.66 into 10 raised to power minus 24. 12 से 12 कैंसिल एंड 1 AMU is equals to 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। तो हमारा 1 AMU जो है वो एक प्रोटॉन के मास के इक्वल है। लेकिन ये जो बेसिक है ये बहुत से बच्चों के क्लियर नहीं होता है एटॉमिक मास यूनिट का, तो इसे प्लीज़ अच्छे से समझिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। तो अब हमको एटॉमिक मास निकालना आ गया। एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने एग्जांपल किया था, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 एंड इन तीनों को अगर हम सम कर दें तो जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो आएगा हमारा 44। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। तो अब एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब हम सभी को पता है कि आइसोटोप्स की फॉर्म में एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मास कार्बन का अलग अलग है, एटम सेम है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे हाइड्रोजन, 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 ये प्रोटियम एंड ये ड्यूटेरियम एंड ये ट्रिटियम। तो हमने क्या देखा कि एक एटम के अलग अलग मास नंबर हो सकते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 12 बोलेंगे, 13 बोलेंगे या 14 बोलेंगे? तो इस चीज़ के लिए हमने जो किया वो इन तीनों मासेस का एवरेज निकाल लिया, ताकि जब कोई हमसे कार्बन का एटॉमिक मास बोले तो हम उसमें इन तीनों मासेस का एवरेज बता सके, एंड इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी। अब बात करते हैं फॉर्मूला मास की। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? अब मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? हो सकता है उसमें आयंस हो। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl हमको पता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से मिलकर बनता है, जो कि आयंस हैं। तो अगर NaCl का हमको मास निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर मास से तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं। So the formula mass is sum of atomic masses of the ions present in the formula unit of an ionic compound. जैसे फॉर्मूला मास ऑफ NaCl की बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ Na पॉजिटिव आयंस एंड एटॉमिक मास ऑफ Cl नेगेटिव आयंस जो होगा वो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl होगा, विच इज 23। Na पॉजिटिव का 23 एंड क्लोरीन का 35.5, so which is 58.5 U. U stands for unified mass. अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि फॉर्मूला मास में और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। तो जो फॉर्मूला मास है ये हमारा लिंक होता है इम्पेरिकल फॉर्मूला से, जबकि मॉलिक्यूलर मास ये लिंक्ड होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इम्पेरिकल फार्मूला हमको बताता है कि किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट जो आयंस हैं उनका सिंपलेस्ट रेशो क्या है। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो ये इसमें हमको NaCl में प्रेजेंट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का सिंपलेस्ट रेशो हमको पता चलता है कि ये 1:1 के रेशो में प्रेजेंट है। ये थोड़ी बता रहा है कि उसमें सिर्फ Na का एक ही आयन है और एक ही क्लोरीन है। इसमें कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 8 आयंस ऑफ सोडियम के हों, 8 आयंस क्लोरीन के हों, लेकिन वो होंगे 1:1 के रेशो में। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर हम इसकी इम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा विच इज CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट में डालना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी।